इकोनॉमिक्स कर रहे थे हम। आज का टॉपिक है स्फीतिक अंतराल। आगे बढ़ा रहे हैं उसी टॉपिक को, कल वाले टॉपिक को। इन्फ्लेशनरी गैप, स्फीतिक अंतराल यानी इन्फ्लेशनरी गैप, इस धारणा का प्रतिपादक प्रोफेसर जेम कीन्स ने। कीन्स आपको छोड़ेगा नहीं, जगह जगह मिलेंगे ये, ठीक है। बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। जेम कीन्स ने सन 1940 में प्रकाशित अपनी पुस्तक हाउ टू पे फॉर वॉर में किया था। यह अंतराल अर्थव्यवस्था की उस स्थिति का द्योतक है जब अनुमानित व्यय स्थिर मूल्यों पर उपलब्ध उत्पादन की कीमत से अधिक हो जाता है। फिर दोबारा रुक रुक के पढ़ना है। स्फीतिक अंतराल क्या होता है? यह अंतराल अर्थव्यवस्था की उस स्थिति को द्योतक है, मतलब दर्शाता है। अर्थव्यवस्था की उस स्थिति को दर्शाता है जब अब अनुमानित व्यय यहां पर रुकना है, इसको दिमाग में रखना है। स्थिर मूल्यों पर, किस पर? स्थिर मूल्यों पर उपलब्ध उत्पादन की कीमत से अधिक हो जाता है। उपलब्ध उत्पादन की कीमत से अधिक हो जाता है। अन्य शब्दों में स्फीतिक अंतराल समाज की संभावित प्रभावपूर्ण मांग तथा स्थिर कीमतों पर उपलब्ध उत्पादन की मात्रा के बीच के अंतर को व्यक्त करता है। जब समाज द्वारा संभावित अथवा नियोजित व्यय की मात्रा कुल उपलब्ध उत्पादन के मूल्य से पूर्व स्फीतिक कीमतों के आधार पर अधिक होती है तो स्फीतिक अंतराल उत्पन्न हो जाता है। 20 शब्दों में पूछेगा पीसीएस में। कीन्स ने कहा है, क्या कहा है, बहुत डीप चीज है, लेकिन फिलहाल हमें पहले शब्दों को पकड़ के अपने 2 नंबर तैयार करने हैं मेंस के लिए। क्या करना है हमने? यह अंतराल अर्थव्यवस्था की उस स्थिति का द्योतक है जब अनुमानित व्यय स्थिर मूल्यों पर उपलब्ध उत्पादन की कीमत से अधिक हो जाता है। अन्य शब्दों में स्फीतिक अंतराल समाज की संभावित प्रभावपूर्ण मांग तथा स्थिर कीमतों पर उपलब्ध उत्पादन की मात्रा के बीच अंतर को व्यक्त करता है। आगे बढ़िए। सामान्यतः मुद्रास्फीति 2 कारणों से उत्पन्न होती है। नंबर 1 मांग जनित मुद्रास्फीति, ये इंपॉर्टेंट है। मुद्रास्फीति 2 कारणों से उत्पन्न होती है। नंबर 1 मांग जनित मुद्रास्फीति, वस्तुओं और सेवाओं की समग्र पूर्ति के मुकाबले उनकी समग्र मांग में अधिक वृद्धि के कारण जब कीमतें बढ़ती हैं तो उसे हम मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। कहने को तो हम इसे ना आम भाषा में ऐसे ही बोल सकते हैं कि जब क्या हो गया, चीजें जी कम हो गई, पैसा ज्यादा हो गया तो क्या बन गया? मांग जनित मुद्रास्फीति। पर ऐसे शब्दों में तो नहीं लिख सकते कि चीजें कम हो गई और पैसा ज्यादा हो गया। पर अगर दिमाग में समझना है आपने तो यही समझ लिया, वस्तुएं कम हो गई और मांग ज्यादा हो गई। वस्तुओं और सेवाओं की समग्र पूर्ति के मुकाबले, वस्तुओं और सेवाओं की समग्र पूर्ति बड़ी बारीकी से लिखा जाता है। जिसने नोट्स बनाए होंगे, किताब ने बाद में छापा, लेकिन जिसने नोट्स बनाए होंगे उसने सिर्फ वस्तुएं नहीं रखी, उसने सेवाएं भी रखी, सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। सबसे पहले इसको ध्यान दो कि 2 चीजें जब हम लिख देते हैं तो इससे प्रभाव पड़ता है कि हाँ अच्छा लिखा है। वस्तुओं और सेवाओं की समग्र पूर्ति, जो पूर्ति होनी थी, के मुकाबले उनकी समग्र मांग, बड़ा अच्छा शब्द उठाया, समग्र मांग, हाथ नहीं लगाना ना, से अधिक वृद्धि के कारण जब कीमतें बढ़ती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? मांग जनित मुद्रास्फीति यानी डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन 20 शब्दों में पूछेगा, फिर 2 नंबर तैयार हो गए आपके। क्या हो गए? 2 नंबर तैयार हो गए। फिर आगे, यह सिद्धांत अत्यधिक मुद्रा द्वारा कम वस्तुओं का पीछा करने वाले सिद्धांत पर आधारित है। अत्यधिक मुद्रा द्वारा कम वस्तुओं का पीछा करने वाले सिद्धांत पर आधारित है। इसमें आपूर्ति के मुकाबले मांग में अधिक तेजी से बढ़ोतरी होती है। इस तरह की स्थिति प्रायः उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में देखने को मिलती है। कहां मिलती है? तो मैं अगर क्वेश्चन पूछता तो मैं यही पूछता, किस प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में देखने को मिलती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन? आंसर, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में, जो अभी क्या कर रही है? उभर रही है। ठीक है। फिर एक होती है लागत जनित मुद्रास्फीति यानी कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। क्या होती है? कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। लागत जनित मुद्रास्फीति, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, उत्पादन लागतों जैसे मजदूरी, करों एवं आयात लागतों में बढ़ोतरी के कारण उत्पन्न होती है। कंपनियां अपने
को लाभ में बनाए रखने के लिए कीमतों में वृद्धि करती है। क्या करती हैं? माना मजदूरी बढ़ गई, भाई मजदूरों को की भी तो अपने संगठन है, वही तो सिखाते हैं मजदूरों को, भैया जो दिहाड़ी है अब कितनी है इस समय, 500 की 600। आप अगर मिस्त्री हो तो 850 रुपये, 800 रुपये, अगर आप मजदूर हो तो 500 600 रुपये। समझ में आया? ईंट छीलने का काम कर रहे हो तो इतना, खोद रहे हो तो इतना, लेंटर डाल रहे हो तो इतना। कौन बताता है? साथ में बताते हैं संगठन कि आपने दिन में खाना खाना है, उसके बाद आपने आराम करना है। कोई भी मालिक आपको क्या नहीं कर सकता। आप बंधुआ मजदूर नहीं हो, आप क्या हो? एक दिन के दिहाड़ी पर काम करने वाले कर्मचारी हो, ठीक है? उनको उनके अधिकार बताए जाते हैं और जरूरी भी है बताना, वरना तो क्या करें, मनुष्य की तो प्रवृत्ति होती है कि बस सुबह आ जाए 5 बजे खोदता रहे और रात 12 बजे तक खोदता रहे, ना खाए ना पिए। ये प्रवृत्ति है मनुष्य की, क्या करने की? शोषण करने की। इसको क्या बोलते हैं? शोषण बोलते हैं। किया है, अमेरिका ने किया है। अमेरिका जो समृद्ध हुआ है ऐसे ही हुआ है, स्लेव कोस्ट से काले लोगों को ले जाकर, मतलब जो वहां के हबसी लोग थे उनको खरीद कर वहां ले गया। कहाँ? अमेरिका में। जंजीरें बांधी पैरों पर, 18-18 घंटे काम किया, खाना इतना ही दिया कि जिंदा रह सके, खेती करवाई उनसे, है ना? ये ऐसे लोग थे जिनके पास खेत नहीं थे इंग्लैंड में ज्यादा बड़े, यहाँ देखे उन्होंने बड़े बड़े फार्म हाउस बनाए, काम कराया उनसे। बाद में वो समझ गए ब्लैक लोग कि हमारा क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। बाद में क्रांतियां हुई, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, आज तक चलता है ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है? तो 18 घंटे काम करवाने की जो प्रवृत्ति है वो क्या मनुष्य की, वो कैसी है? शोषण करने वाली प्रवृत्ति है। मैं भी बोलता हूं आपको कि इतना पढ़ो, पर मैं पढ़ने के लिए आपको बोल रहा हूं तो उसमें आप ही को मिलेगा क्या? फल जो मिलेगा ना, बाकी इच्छा है आपकी। मत पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो खाली, है ना? पढ़ते रहो, पेपर देते रहो, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा पढ़ोगे तो जल्दी मिलेगा। तो मजदूरी बढ़ गई, कर बढ़ गए, टैक्स बढ़ गया, तो भी जो कॉस्ट आएगी, मतलब जो लागत जो आएगी ना किसी चीज को बनाने की, वो क्या हो जाएगी? महंगी हो जाएगी। महंगी हो जाएगी तो प्रॉफिट के लिए उसी कीमत पर थोड़े बेचेगा वो। जो मालिक होगा कंपनी का, वो अपने लाभ को बनाए रखने के लिए क्या करेगा? कीमतों में वृद्धि करेगा। जब कीमतों में वृद्धि हो जाएगी तो इन्फ्लेशन, तो उसको क्या बोलेंगे हम? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्या बोलेंगे? भारत में मुद्रास्फीति उत्पन्न होने का प्रमुख कारण आपूर्ति संकट, सूखा और उसके कारण खाद्य पदार्थों की कीमत में होने वाली वृद्धि रहा है, या फिर कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि के कारण ऐसा होता रहा है। यदाकदा मुद्रास्फीति में मांग के दबाव का भी प्रभाव दिखाई देता है। कभी कभी जमाखोरी भी होती है। उत्पादन ठीक हुआ, जमाखोरों ने जमा कर दिया। अब क्या हुआ कि 100 सेब हुए, 2-2 करके निकाले, 2 ही बिकेंगे जी आज तो, बाकी क्या 98 सेब, 2 सेब कल निकालेंगे। अब उस 2 सेब के लिए क्या हुआ? जिसके पास ज्यादा पैसा वो खाएंगे, है ना? आगे मुद्रास्फीति की माप। किसी भी अर्थव्यवस्था की तरह भारत में भी मोटे तौर पर मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन की माप करने के 2 आधार हैं। पहला, थोक बाजार की कीमतों पर अथवा थोक मूल्य सूचकांक, इसको बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। क्या बोलते हैं? होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसको याद करना है आपने। दूसरा है फुटकर बाजार सूचकांक अथवा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्या बोलते हैं? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। थोक मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है? भारत में मुद्रास्फीति को थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार पर मापा जाता है। इस लाइन को पूरा दिमाग में बिठा लो। भारत में जो मुद्रास्फीति है, आ गया? भारत में जो इन्फ्लेशन है उसको कैसे, किस इंडेक्स पर मापते हैं हम लोग? होलसेल प्राइस इंडेक्स पर के आधार पर मापा जाता है। इसका प्रकाशन आर्थिक सलाहकार कार्यालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाता है। फिर इसको याद करना पड़ेगा, कौन करता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का कौन सा कार्यालय है, कौन सा विभाग? आंसर, प्रकाशन आर्थिक सलाहकार कार्यालय, सॉरी प्रकाशन नहीं, आर्थिक सलाहकार कार्यालय, आर्थिक सलाहकार कार्यालय। इस सूचकांक का प्रयोग उन उत्पादों की औसत कीमत स्तर में बदलाव आंकने के लिए किया जाता है जिनका कारोबार थोक बाजार में होता है। थोक मूल्य सूचकांक सिर्फ वस्तुओं की कीमतों का सूचकांक है, सेवाओं का नहीं। क्या सर्विसेज का थोक सूचकांक हो सकता है? नहीं हो सकता।
कि थोक में क्या सर्विस का रेट क्या चल रहा है, ऐसा बोल सकते हैं? वस्तुओं का बोल सकते हैं ना, थोक रेट क्या चल रहा है, होलसेल जो रेट है वो क्या चल रहा है। तो इसलिए उसने ये लाइन को अलग से वो किया कि इस सूचकांक का प्रयोग उन उत्पादों की औसत कीमत स्तर में बदलाव आंकने के लिए किया जाता है जिनका कारोबार थोक बाजार में होता है। थोक मूल्य सूचकांक सिर्फ वस्तुओं की कीमतों का सूचकांक है, सेवाओं का नहीं। इतना क्लियर हो गया। आगे 14 सितंबर 2010 पर जारी करने की मंजूरी प्रदान क्या है? 14 सितंबर 2010 को सरकार ने मुद्रास्फीति को साप्ताहिक के बजाय मासिक आधार पर जारी करने की मंजूरी प्रदान की थी। 2 मई 2017 को थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर 2011-12 कर दिया गया है। इसको हाईलाइट कीजिए, बेस ईयर पूछेगा होलसेल प्राइस इंडेक्स का। क्या अभी तक 2011-12 ही है? अब जब समय बीतेगा तो फिर चेंज होगा। पहले क्या था? 4-5 था। 4-5 के कितने साल बाद? लगभग 15 साल बाद। भाई 5 से फिर नहीं 6 साल बाद। तो अभी तक यही चल रहा है। ये बड़ा आश्चर्य का विषय है कि 2011-12 चल रहा है। चेक करो एक बार होलसेल नहीं, वैसे किताब सही है, वो दे रखा होगा उसने, भरोसा है हमें इस किताब पे। नए आधार वर्ष 2011-12 के आधार पर वस्तुओं की संख्या 697, ये भी क्वेश्चन बने हैं क्या? वस्तुओं की संख्या 697 हो गई है। इस सूचकांक में शामिल 697 वस्तुओं में से 117 प्राथमिक वस्तुएं, प्राइमरी आर्टिकल्स, 16 ईंधन व विद्युत संवर्ग की वस्तुएं तथा 564 कहां गया 564 विनिर्मित वस्तुएं हैं, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं। इसमें प्राथमिक वस्तुओं का भारांश 22.62%, ईंधन यानी फ्यूल व विद्युत समूह का 13.15 तथा विनिर्मित मैन्युफैक्चरिंग जो उत्पाद है उनका 64.23। अब ये कम ज्यादा देखना आपने कि ज्यादा भारांश किसका है, तो विनिर्मित उत्पादों का है। इसका उल्लेखनीय है कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। पूरी लाइन को ध्यान में रखना है। किसके द्वारा? आंसर वाणिज्य, कॉमर्स को बोलते हैं वाणिज्य, उद्योग इंडस्ट्री मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री है ना, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। बोर्ड लेटर में लिखा हुआ, इसका मतलब पूछ चुका है। क्या कर चुका है? पूछ चुका है, दोबारा पूछे जाने की संभावना। ध्यातव्य है कि 12 मई 2017 को आधार वर्ष 2011-12 वाली नई होलसेल प्राइस इंडेक्स श्रृंखला लाई गई जो कि अप्रैल 2017 से प्रभावी हो गई है। अगला दूसरे नंबर पे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्या विकसित देशों में मुद्रास्फीति की गणना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है। हमारे देश में होलसेल प्राइस इंडेक्स पर की जाती है। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर इन्फ्लेशन की जो गणना की जाती है वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर की जाती है, जिसमें फुटकर वस्तुओं की कीमतों का महत्व दिखता है। यह उपभोक्ताओं की ओर से खरीदे जाने वाले उत्पादों और सेवाओं के खास सेट की मासिक औसत कीमत को आंकने से जुड़े सांख्यिकी माप है। सांख्यिकी बोलते हैं स्टैटिस्टिक, ठीक है। भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना श्रम एवं, अब फिर दोबारा इसको याद करना, श्रम एवं रोजगार कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कौन जारी करता है? आंसर श्रम और रोजगार मंत्रालय। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाले श्रम ब्यूरो द्वारा की जाती है। पूरी लाइन को हाईलाइट कीजिए, मैं यहां से क्वेश्चन बनाता। ये दो स्टेटमेंट बना के देता मैं बोलता होलसेल प्राइस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? अरे श्रम वाला ये है, मैं होलसेल पूछ रहा हूं। होलसेल प्राइस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? बोलो। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, पहले यह याद करना है, फिर विभाग याद करना है कि उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। इतना याद करना है। अगला कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, फिर इतना याद कर लिया, फिर उसके अधीन कार्य कौन करता है? श्रम ब्यूरो द्वारा किया जाता है। बस ये दो स्टेटमेंट बना के दे दी, ठीक है। ये जो तीन समूह से संबंधित है, ये समूह है औद्योगिक श्रमिक, शहरी गैर शारीरिक श्रम करने वाले कर्मचारी और खेतिहर मजदूर। ये कहां से आया? ठीक है, कि श्रम ब्यूरो द्वारा जारी की जाती है। जो तीन समूह से संबंधित है, ये समूह है औद्योगिक श्रमिक, इंडस्ट्रियल जो लेबर है,
शहरी गैर शारीरिक श्रम करने वाले कर्मचारी, गैर शारीरिक श्रम करने वाले कर्मचारी, खेतीहर मजदूर। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसको ऊपर करो, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, यही है। ने नू कुछ नहीं लिखा हुआ, नहीं, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, आगे क्या लिखा हुआ था, ने द्वारा जनवरी 2015 में नया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक प्रारंभ किया गया, जिसका आधार वर्ष 2012 निश्चित किया गया है। ध्यातव्य है कि गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक केंद्रीय सांख्यिकी संगठन एवं राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा संग्रहित किया जाता है। फिर दोबारा ध्यान दें, यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है, गैर श्रम कर्मचारी जो श्रम नहीं करते हैं, सर्विस देते हैं, मतलब हाथ पैर का वैसा काम नहीं करते हैं, गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, वर्तमान में इसको NSO बोलते हैं। क्या बोलते हैं? NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन को वर्तमान में NSO बोलते हैं, द्वारा संग्रहित किया जाता है। 3 स्टेटमेंट बन गए, कौन कौन से बताओ तो। पहला, होलसेल प्राइस इंडेक्स जारी किया जाता है, आंसर वह वाणिज्य याद रहा, उसके आगे भी बोलो, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, फिर उसके आगे कार्यालय अधीन उसके काम कर रहा होगा, उसका नाम बोलो, मतलब देख के भी नहीं पढ़ पा रहे हो, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। ठीक है, चलो इतना हो गया। फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, उसमें फिर उसने बोला, फिर तीसरा ये हो गया गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, तब आपने बोलना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और NSO और NSO। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? हुआ, ठीक है, आगे बढ़ो। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय जिसे NSSO के नाम से जानते थे, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के रूप में जाना जाता था। इसकी स्थापना 1950 में सांख्यिकी मंत्रालय के तहत की गई थी। NSSO को और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का विलय 23 मई 2019 को कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी क्या थी, उपलब्धि थी, कर दिया गया है। विलय के पश्चात इस संस्था को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कहा गया। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO मोस्पी यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत काम करता है। मोस्पी से क्वेश्चन बना हुआ है एक बार, इससे मोस्पी से। ज्ञातव्य है कि CPI आधारित मुद्रास्फीति की दर के आंकड़े केंद्र सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा मासिक आधार पर प्रतिमाह जारी किए जाते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आधारित मुद्रास्फीति की दर के आंकड़े केंद्र सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा मासिक आधार पर प्रतिमाह जारी किए। फूक फूक कर कदम रखना, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, कृपया इसको क्या बोला, CPI आधारित मुद्रास्फीति की दर। हमारे देश में तो मुद्रास्फीति कैसे मापी जाती है, होलसेल प्राइस इंडेक्स पर मापी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि CPI पर नहीं निकाली जाती। ये आंकड़े देता है, कौन देता है? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा मासिक आधार पर प्रतिमाह जारी की जाए। आगे हेडलाइन एंड कोर इन्फ्लेशन, शीर्षक एवं कोर मुद्रास्फीति किसे कहा जाता है? शीर्षक मुद्रास्फीति यानी हेडलाइन एंड कोर इन्फ्लेशन में खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को शामिल किया जाता है, जबकि कोर मुद्रास्फीति कोर इन्फ्लेशन में खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को शामिल नहीं किया जाता। IAS में पूछा जा चुका है, UP PCS में भी पूछा जा चुका होगा।
मेंस में 2017 में, है ना। शीर्षक मुद्रास्फीति में खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को शामिल किया जाता है, जबकि कोर मुद्रास्फीति, कोर इन्फ्लेशन में खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को शामिल नहीं किया जाता है। आगे मुद्रा संकुचन भाई, अब आए दूसरे नंबर पे हम। जब मुद्रास्फीति पढ़नी है ना तो इतनी पढ़नी है, फिर ऐसे नहीं पढ़नी महंगाई मुद्रास्फीति, पूरा पढ़ना मुद्रास्फीति के बारे में। अब दूसरे नंबर पे जब हम चैप्टर शुरू कर रहे थे तो दूसरा हमने पढ़ा था मुद्रा संकुचन अथवा मुद्रास्फीति अथवा डिफ्लेशन, यही पढ़ा था। यह मुद्रास्फीति की विपरीत अवस्था है, इसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ता है और वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य घटता जाता है। इन्फ्लेशन को उल्टा कर दो, डिफ्लेशन आ जाएगा। इन्फ्लेशन का उल्टा डिफ्लेशन। आगे प्रोफेसर पीगू के अनुसार मुद्रा संकुचन के दो प्रमुख लक्षण हैं। नंबर 1, उत्पादन में वृद्धि मुद्रा की मात्रा से अधिक हो जाती है। मुद्रा कम है, उत्पादन क्या हो गया, ज्यादा हो गया। दूसरा, मूल्यों में गिरावट आती रहती है। मूल्यों में क्या आएगी, गिरावट आती रहती है। मुद्रा संकुचन निम्न परिस्थितियों में दृष्टिगोचर होता है। नंबर 1, मौद्रिक आय, मॉनेटरी इनकम यथावत अथवा गिरती रहे पर वस्तुओं का उत्पादन बढ़े। वस्तुएं बढ़ रही हैं, मुद्रा क्या है, यथावत है, मतलब जितनी थी उतनी है, या गिर रही है मुद्रा, तो क्या होगा, मुद्रा संकुचन यानी डिफ्लेशन की स्थिति उत्पन्न होगी। मौद्रिक आय तथा उत्पादन दोनों घटे पर मौद्रिक आय में कमी अधिक हो, यानी दोनों ही घट रहे हैं लेकिन उत्पादन से ज्यादा घट गया कौन, मौद्रिक आय, तो भी क्या होगा, डिफ्लेशन आएगा। तीसरा, मौद्रिक आय और उत्पादन दोनों बढ़े परंतु उत्पादन में वृद्धि अपेक्षाकृत अधिक हो। कुछ नहीं, घुमा फिरा के ऐसा कर रखा, सीधी सी बात है। जब एक डेफिनेशन दे दी तो इतने, मतलब नहीं बोलते कि इतने तरीके हो सकते हैं, तो तरीके बता रखे उन्होंने। बात वही है, सबका निचोड़ निकालोगे तो हर जगह पर क्या हो रही, आय कम हो रही, उत्पादन ज्यादा हो रहा। हर जगह पे क्या हो रहा, इनकम कम हो रही है और उत्पादन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। फिर चौथा, उत्पादन यथावत रहे पर मौद्रिक आय घटे, वही बात हो गई। जब पांचवा है, जब वस्तुओं की पूर्ति मांग से अधिक हो। वस्तुओं की पूर्ति क्या हो, मांग ज्यादा है, पूर्ति कम हो रही है, तो भी डिफ्लेशन होगा। मुद्रा संकुचन को कैसे रोकें, उपाय बता रखे हैं। मौद्रिक उपाय, मुद्रा का अधिक निर्गमन, मुद्रा का निर्गमन करो जी, बिछा दो मार्केट में। साख मुद्रा का विस्तार, है ना, क्रेडिट करेंसी का विस्तार कर दो। राजकोषीय उपाय क्या है, राजकोषीय उपाय है कि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि कर दो। मैंने बताया आपको, जब पैसा कम हो जाएगा मार्केट में तो सार्वजनिक व्यय करेगी सरकार, पैसा काम मिलेगा लोगों को तो पैसा खर्च करना पड़ेगा ना सरकार को। जो कोषों में बंद था, जो खजानों में बंद था, वो खजाना कहाँ आ गया, मार्केट में आ गया, मुद्रा का प्रसार हो गया। करारोपण में कमी, टैक्स में कमी कर दो। क्या कर दो, टैक्स में कमी कर दो। पहले 2.5 लाख पे भी टैक्स देना पड़ता था, अब 5 लाख पे देना पड़ रहा, तो 2.5 लाख अब खर्च करेगा ना आदमी, या जो टैक्स दे रहा था उसको भी खर्च करेगा। क्या करेगा, टैक्स में कमी कर दो जी। ऋणों का भुगतान करो, आर्थिक सहायता एवं अनुदान में वृद्धि करो। आर्थिक सहायता दो, अनुदान दो। अनुदान मतलब किसको बोलते हैं, अनुदान मतलब सब्सिडी अलग चीज है। अनुदान मतलब लेखानुदान, वोट ऑन अकाउंट्स, लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपादानुदान, ग्रांट्स दे दो। अन्य उपाय क्या है, निर्यात में वृद्धि और आयात में कमी करो, पूर्ति पर नियंत्रण करो। अब यहां से एक प्री का क्वेश्चन बन जाएगा, नीचे करो जरा, नीचे करो। बोलेगा मुद्रा संकुचन को रोकने के उपाय में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। इनको ध्यान रखो, इसमें से ये शामिल है, इसके अलावा अगर कोई दे रहा है तो वो शामिल नहीं है, ठीक है। अन्य उपाय भी हो गए, हो सकता है 2 यहां से उठाए, 1 यहां से उठाए, 1 वहां से उठाए, 4 पॉइंट बना के दे दे। बोले कितने उपाय हैं मुद्रा संकुचन को रोकने के, इस तरह से क्वेश्चन याद किया करो। आगे बढ़ो। मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण तथा मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त है, परंतु इन दोनों में शायद मुद्रा संकुचन ही अधिक बुरा है।
मुद्रा संकुचन ज्यादा बुरा होता है। किससे? मुद्रास्फीति से। ठीक है, अगला है अच्छा मुद्रास्फीति डिफ्लेशन। मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में वही है, मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं को समाप्त करके बेरोजगारी बढ़ाती है और संपूर्ण अर्थव्यवस्था निष्क्रिय एवं निर्जीव होकर मंदी की दौर में फंस जाती। मंदी के दौर में, मंदी बोलते हैं रिसेशन को, किसको बोलते हैं? मंदी के दौर में फंस जाती है। अब अगला तीसरे पे आए हम, किस पर? संस्कृति पर। इतने समय बाद रिफ्लेशन, संस्कृति किसको बोलते हैं? रिफ्लेशन को। वह प्रक्रिया है जिसमें जानबूझकर मुद्रा और साख की मात्रा में वृद्धि करके वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि का प्रयास किया जाता है। संस्कृति प्रायः अर्थव्यवस्था में व्याप्त मंदी से छुटकारा प्राप्त करने के लिए की जाती है। अब यही बोलेगा मंदी से छुटकारा प्राप्त करने के लिए कौन कौन से उपाय हैं? तो मंदी से छुटकारा अगर आपको प्राप्त करना है तो मैंने कहा था सबसे पहले आपको सरकार को क्या करना पड़ेगा? सार्वजनिक व्यय करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सार्वजनिक व्यय करना पड़ेगा। दूसरा कहाँ गया ये? संस्कृति, मुद्रा संस्कृति की वो उत्पन्न करनी पड़ेगी आपको। जानबूझकर क्या करना पड़ेगा? मुद्रा और साख की मात्रा में वृद्धि करनी पड़ेगी, वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि करने का प्रयास करना पड़ेगा, तब जाके मंदी से छुटकारा मिल सकता है। आगे बढ़ो भाई। भगवान का शुक्र मनाओ कि आपको ये करना नहीं पड़ रहा है, खाली लिखना है आपने। क्या करना है? अगर आपको चीफ इकोनॉमिस्ट बना के देश का बिठा दिया जाए तब जो सरदर्द होगा वो इस सरदर्द से बहुत कम है। किस सरदर्द से? जो आप लेके बैठे हो कि लिखना है, पढ़ना है ना? चलो अगला, वित्त मंत्री हमारी युवा गई थी जब वित्त मंत्री बनी थी, अचानक से देख लो आप कितने चेंजेस आ गए। इतना टेंशन होता है, देश संभालना छोटी मोटी चीज थोड़े है। देश का वित्त मंत्री होना, है ना, और फिर बड़े धीर गंभीर होकर सदन को समझाना, विपक्ष को समझाना, देश को समझाना, मीडिया को मैनेज करना। कम से कम आपको, आपके पीछे मीडिया तो नहीं भाग रहा ना ये बोलने के लिए, क्यों नहीं पढ़ रहे तुम, घर वालों ने तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा हुआ, बताइए क्या कारण है ऐसे। जिस दिन 50-60 लोग रोज आपको मीडिया वाले खड़े रहे, रोज पूछें, तो आप तो मुझे लगता है कि सर पटकोगे दीवार पे। वही लोग नहीं बोलते। कभी कभी मुझे लगता है कि देवत्व का गुण आ जाता है राजा के अंदर। क्या आता है भाई? देवत्व के गुण तो आते ही हैं। बलबन ने भले ही कहा हो कि ऊपर वाले की इच्छा से बनता है राजा, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ चीजें आ जाती हैं पद के साथ, है ना, ज्यादा एनर्जी आ जाती है। अगला, मुद्रास्फीति और संस्कृति की प्रकृति लगभग एक सी होती है। क्या होती है? दोनों में ही मुद्रा की मात्रा बढ़ती है और कीमतों में वृद्धि होती है, परंतु दोनों में कुछ महत्वपूर्ण अंतर है। अब मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन और संस्कृति मतलब रिफ्लेशन में क्या अंतर है? दोनों में कुछ महत्वपूर्ण अंतर होते हैं। संस्कृति यानी रिफ्लेशन जानबूझकर नियंत्रणात्मक रूप से बिगड़ी हुई स्थिति को सुधारने के लिए अपनाई जाती है, जबकि मुद्रास्फीति प्रायः अनियंत्रित और परिस्थितिजन्य होती है। ये तो हम जान ला रहे ना। और नियंत्रणात्मक रूप में बिगड़ी हुई स्थिति क्या? मंदी। मंदी से उबरने के लिए हम इसको ला रहे हैं, जबकि मुद्रास्फीति क्या हो रही है? अपने आप ही आ रही है। और ये अर्थव्यवस्था का गुण होता है। इन्फ्लेशन आता ही आता, जब विकास हो रहा होता है तो इन्फ्लेशन आएगा। अगला आया हम चौथे पे, अब डिसइन्फ्लेशन पर। मुद्रा अपस्फीति है ना, डिसइन्फ्लेशन। मुद्रा अपस्फीति के अंतर्गत वे सब क्रियाएं, नीतियां व उपाय आते हैं जो मुद्रास्फीति के वेग को रोकने के लिए किए जाते हैं। वे सब क्रियाएं, वे सब नीतियां और वे सब उपाय, क्रियाएं, नीतियां, उपाय आते हैं जो मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन के वेग को रोकने के लिए किए जाते हैं। डिसइन्फ्लेशन दिखाइए जी आगे। मुद्रा संकुचन या विस्फीति यानी डिफ्लेशन देश में मंदी की स्थिति उत्पन्न करती है, जबकि मुद्रा अपस्फीति कीमत स्तर को सामान्य अवस्था में लाने के लिए की जाती है। मुद्रा अपस्फीति नियोजित रूप में एक निर्धारित नीति के अनुसार की जाती है। ये दूसरा पॉइंट कहां से आया है? पहला पॉइंट कहां है इसका? हमने पढ़ लिया पहला पॉइंट। ठीक है, इसका पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट वो था। ठीक है, आगे दिखाओ दूसरा।
दूसरा पॉइंट पढ़ा हमने, मुद्रा संकुचन या विस्फीति डिफ्लेशन देश की मंदी की स्थिति उत्पन्न करती है, जबकि मुद्रा अपस्फीति कीमत स्तर को सामान्य अवस्था में लाने के लिए की जाती है। मुद्रा अपस्फीति नियोजित रूप से एक निर्धारित नीति के अनुसार की जाती है, जबकि मुद्रा संकुचन उत्पन्न होता है। मुद्रा अपस्फीति ने डिसइंफ्लेशन देश की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए होती है, जबकि मुद्रा संकुचन से देश को हानि होती है। संकुचन या अवस्फीति, विस्फीति, अब इसी में फंस जाओगे, स्फीति विस्फीति संकुचन, तो दिमाग में बिठाना पड़ता है। अर्थात डिफ्लेशन तथा अवस्फीति दोनों ही गिरती हुई कीमतों की सूचक होती है तथा दोनों की प्रकृति लगभग एक सी होती है। ये स्टेटमेंट है, आपसे पूछेगा क्या सही है क्या गलत, ठीक है। आगे दिखाओ भाई। स्टैगफ्लेशन, ये उत्तराखंड पीछे का क्वेश्चन है भाई, उत्तराखंड वालों ने यहां से पूछा। स्टैगफ्लेशन से आप क्या समझते हैं? जब अर्थव्यवस्था में एक ओर तो कीमतें बढ़ती हैं तथा दूसरी ओर आर्थिक विकास अवरुद्ध होकर अर्थव्यवस्था में निष्क्रियता और जड़ता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, अर्थात इसमें आर्थिक निष्क्रियता अथवा विकास में स्थिरता तथा स्फीति एक साथ मौजूद रहते हैं। दरअसल क्या हुआ, उत्तराखंड वालों ने जब पूछा, उन्होंने कहा मंदी के साथ इन्फ्लेशन को क्या कहते हैं? आंसर स्टैगफ्लेशन। हालांकि कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ऐसा नहीं होता है, पर क्वेश्चन बना तो उसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग आंसर आ रहा था वो यही आ रहा था, स्टैगफ्लेशन, कि मंदी के साथ साथ क्या इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, कि मुद्रास्फीति और मंदी जब दोनों साथ साथ चलती हैं जी, उसको क्या बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन। लेकिन मैंने कहा कुछ इकोनॉमिस्ट नहीं मानते हैं, उनकी डेफिनेशन थोड़ा अलग है। यह उस स्थिति का द्योतक है जब अर्थव्यवस्था में एक और तो कीमतें बढ़ती हैं, यानी इन्फ्लेशन, कीमतें क्या हो रही हैं? बढ़ रही हैं, और दूसरी ओर आर्थिक विकास अवरुद्ध हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अवरुद्ध हो गया, अर्थव्यवस्था में निष्क्रियता आ गई, यानी मंदी आ गई। निष्क्रियता और जड़ता, जड़ता मतलब बढ़ी नहीं रही आगे अर्थव्यवस्था, है ना, जड़ता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, अर्थात इसमें आर्थिक निष्क्रियता अथवा विकास में स्थिरता तथा स्फीति एक साथ मौजूद रहते हैं। तो आपने यहां तक जड़ता की स्थिति, इसको आप जो सही शब्द हैं वैसे ये हैं क्या, एक और तो कीमतें बढ़ती हैं, इसको हम इन्फ्लेशन के रूप में देख सकते हैं। दूसरी ओर इकोनॉमिक डेवलपमेंट अवरुद्ध हो गया, आर्थिक विकास अवरुद्ध हो गया, इसके अवरुद्ध होने से अर्थव्यवस्था में निष्क्रियता आ गई और जड़ता आ गई, इसको हम मंदी ले सकते हैं। तो वो जो आंसर निकला ना कि मंदी के साथ साथ इन्फ्लेशन को क्या कहते हैं? आंसर स्टैगफ्लेशन। जबकि सही शब्द ये हैं जो इसने लिखे हुए हैं। इतना समझ में आ गया? अर्थात इसमें आर्थिक निष्क्रियता और अथवा विकास में स्थिरता तथा स्फीति एक साथ मौजूद रहते हैं। ये अगली लाइन है, खत्म। क्या हो गया? स्टैगफ्लेशन या स्लम्पफ्लेशन। आगे बढ़ो जी। सीता स्वयंवर चल रहा था, क्या चल रहा था? माता सीता के पिताजी जनक थे, जनक ही थे, है? विदेह के राजा जनक, वो अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। जब बैठे हुए थे तो उनके बाल काले थे, चेहरा चमकदार था, सब कुछ था, मतलब यंग से लग रहे थे, बड़े सुंदर लग रहे थे कि आज क्या बेटी का स्वयंवर है। पहले इस देश में बेटियों को अपना पति चुनने का अधिकार दिया जाता था। क्या दिया जाता था? अपना पति वो स्वयं चुनती थी, उसको स्वयंवर बोलते थे। क्या बोलते थे? स्वयंवर। जो उसको लगता था ये फिट है उसको चुनती थी। ऐसे नहीं करवाते थे पहले कि चल के दिखाओ, गा के दिखाओ, चाय पिलाओ, मतलब ये एक तरह से क्या टॉर्चर है, ये नहीं किया जाता था इस देश में। चलो फिर बीच में आक्रांता आए, सब कुछ बदल गया। अब क्या हुआ, राजा जनक बैठे हुए थे तो क्या हुआ कि एक आया वो धनुष नहीं हिला पाया, दूसरा आया धनुष नहीं हिला पाया, तीसरा आया कोई हिला ही नहीं पाया धनुष को। कहा जाता है कि राजा जनक बूढ़े हो गए। क्या हो गए? बाल सफेद हो गए उनके, इतनी देर में क्या हो गए? बाल सफेद हो गए, झुर्रियां पड़ गई। इसको बोलते हैं चिंता। क्या बोलते हैं? टेंशन हो गई उन्हें कि भाई स्वयंवर में कोई भी वीर ऐसा नहीं है धनुष को क्या कर सके, हिला सके, तोड़ सके। तो कुछ बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ते पढ़ते राजा जनक बन गए। क्या बन गए? वैसे ही दिख रहे मुझे कि जब शुरू हुई थी तो बड़े उससे उत्साह से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है?
चेहरे पर डर के भाव दिख रहे हैं। फिर बोल रहा हूं, द फियर ऑफ फेसिंग द डेंजर इज मोर डेंजरस देन डेंजर इटसेल्फ। हम भी डरते थे भाई, सब डरते हैं, एक बार तो पढ़ना ही पड़ेगा। और आएगी करंट इकोनॉमिक्स, क्वेश्चन कैसे पूछेगा? करंट से पूछेगा। उस करंट को याद करने के लिए पहले ये तो समझना पड़ेगा ना। पता लगा मंदी शब्द आ गया, पता ही नहीं मंदी क्या होती। पता लगा इन्फ्लेशन शब्द आ गया, पता ही नहीं इन्फ्लेशन क्या होता है। जब एक बार पूरा पढ़ा हुआ होगा तो जीवन में कभी दिक्कत नहीं होगी, है ना। कभी किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ से अगर प्रवक्ता बन गए और अगर सुधांशु त्रिवेदी जैसा व्यक्ति बैठा हो सामने और वो पूछ ले आपसे कि इन्फ्लेशन होता क्या, तो आप उसकी परिभाषा दे सकते हो, आपके दिमाग में रहेगी। पढ़ाई सिर्फ IAS PCS के लिए नहीं होती है। एजुकेशन इज नॉट फॉर लिविंग, नेसेसरी फॉर लाइफ। हो सकता है कल को आप राजनीति में जाओ, गए हैं यहाँ से इस इंस्टीट्यूट से, कुछ बच्चे राजनीति में हैं, पॉलिटिक्स में हैं और अच्छा कद है उनका। वो आज भी बोलते हैं कि हमारी समझ में कई चीज़ें आती हैं। हम DM के साथ बैठते हैं, सचिव के साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सब्जेक्ट की समझ है। मतलब गधे गंवार नहीं है ऐसे ही बैठे हुए कि वो कुछ बोल रहा है इन्फ्लेशन और हमारी समझ में नहीं आ रहा इन्फ्लेशन क्या हो रहा है। यानी हम उसके साथ बहस कर सकते हैं। समझ में आया? या कल को आपको अपनी मांग उठानी हो तो कम से कम पता तो होना चाहिए। समझ में आया? कुछ लोग है ना खाली बातें करते हैं, पता नहीं होता अंदर से, वो नहीं करना है। पहले समझो उस चीज को, कंसेप्ट को समझो, तब काम आएगी वो चीजें आपको। और समझना कहां से? शब्दों से समझना है। दिखा मैं सकता नहीं कि कैसा होता है इन्फ्लेशन, ये भी नहीं दिखा सकता कि कैसा होता है निस्पंद स्फीति, कैसी होती है ना। अपेक्षा तो करते होंगे आप, मैंने कहा नहीं परमाणु बम फोड़ के दिखाऊं डाइस पर, नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। इक्वेशन लिखनी पड़ेगी एक। केमिस्ट्री वाले हो आप? देखा है परमाणु बम कैसे फटता है? विस्फोट देखा है? यूट्यूब पे देखा है? यूट्यूब पे देखा होगा, पर पास कैसे हुए? लिख के पास हुए। इक्वेशन लिखी होगी आपने, न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की होगी, है ना। एक बड़ा नाभिक दो छोटे नाभिकों में टूटा होगा, 3 न्यूट्रॉन निकले होंगे। उनको अगर रोक दिया मंदक से, मॉडरेटर से, हैवी वाटर से, और वो जो छड़ें होती हैं किसकी ग्रेफाइट की छड़ें होती हैं, अगर उनसे रोक दिया न्यूट्रॉन्स को तो आगे नहीं होगी बम्बार्डमेंट। उसको हमने क्या कर दिया? नियंत्रित चेन रिएक्शन, जिसे नियंत्रित वो कर दिया हमने उसको। और अगर हमने उसको छोड़ दिया तो बम बन गया। यही तो पढ़ा होगा। क्या किया होगा? लिखा होगा ना। वहां पे प्रश्न उठा ऐसा कि कैसे लिखें, या वहां पूछा आपने कि फोड़ के दिखाओ? नहीं, संभव ही नहीं है। तो मैंने कहा कि इस देश में बुद्धिमान कौन है? वो है जो लिख पाता है, जो पेपर क्लियर कर पाता है, क्रैक कर पाता है। जिसकी समझ में फॉर्मूला आ गया तो समझ लो निकल गया। बाकी रास्ता दिखा रहा हूं आपको, उठा के थोड़े ले जाऊंगा एवरेस्ट पर, सिर पाऊं दिखाऊंगा रास्ता, चलो भाई। हाँ, कहीं पे दिक्कत होगी तो साथ दूंगा। निस्पंद स्फीति में मुद्रास्फीति, महंगाई, बेरोजगारी, उत्पादन में जड़ता साथ साथ विद्यमान रहते हैं। सैमुअल्सन के शब्दों में निस्पंद स्फीति एक नई बीमारी है जिसमें वस्तुओं के मूल्यों तथा मजदूरी की दरों में वृद्धि होती है, किंतु साथ ही साथ बेरोजगारी में भी वृद्धि होती है और उत्पादित किया हुआ माल बिकना कठिन हो जाता है। ऐसी स्थितियां देखी गई हैं, उसको बोल रहा निस्पंद स्फीति। इंग्लिश में लिखा हुआ इसने, हाँ। अगला देखिए, निस्पंद स्फीति उत्पन्न होने के कारण क्या होते हैं? जल्दी दिखाओ भाई ऊपर। मुद्रा की मात्रा में तेजी से वृद्धि हो जाए, मजदूरी दरों में तीव्र वृद्धि हो जाए, प्राकृतिक प्रकोप हो जाए। प्राकृतिक प्रकोप के बाद देखा हमने, प्राकृतिक प्रकोप तो नहीं था तो चीन का प्रकोप हो, है ना। विदेशी व्यापार में घाटा हो जाए, उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाए, लंबे समय तक मुद्रास्फीति की स्थिति बनी रहे, है ना, तो निस्पंद स्फीति उत्पन्न हो सकती है। कीन्स कहते हैं पूर्ण रोजगार वह स्थिति है जिसमें प्रभावपूर्ण मांग की वृद्धि उत्पादन एवं रोजगार की मात्रा में वृद्धि नहीं करती बल्कि कीमत स्तर में वृद्धि उत्पन्न कर देती है। उसको बोलते हैं पूर्ण रोजगार की स्थिति। ठीक है जी। अब अगला जो टॉपिक है वो है बहुत इंपॉर्टेंट, दिखाना जरा ऊपर। इसको करेंगे कल किया जाएगा, फाइनेंशियल सिस्टम, भारतीय वित्तीय प्रणाली। अगर ये समझ में आ गया तो वित्त मंत्री तो नहीं बन पाओगे पर समझ जाओगे कि क्या क्या होता है।
ठीक है जी, बंद करो।